कि पहले इंडिपेंडेंट फिर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के बाद डीएपी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, लेकिन अब कहाँ? देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, डीएपी ही भी एक कांग्रेस का ही रूप है। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े नेता हैं और देश की राजनीति में एक बड़ा लंबा उनका कैरियर रहा है। देश और प्रदेश के अंदर भी उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जो 2 सवा 2 साल काम की है, उसकी प्रशंसा जितनी भी हम करें उनके काम होगी। एक महीना कमिटमेंट है और उन्होंने काम किया है, उस काम को कभी जुटला नहीं सकता। ठीक है, कई बार राजनीति में रास्ते अलग हो जाते हैं, क्या मजबूरी रही, किसने किया, वो आपको सब मालूम है, उसमें बार बार चर्चा करना भी मुनासिब नहीं होगा। मगर मैं उनको एक अच्छा लीडर समझता हूँ और मैं चाहता हूँ वे जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी बने। अगर लोगों को बेहतर एक अल्टरनेटिव विकल्प दे सकते हैं, लगा के डेली बेजर लगा के एनआरएच में प्लेस करके रैबरे ग्रेजुएट जो थे एग्रीकल्चर के सब रैबरे ज़राअत में भर्ती करके एम्प्लॉय दिए थे। लोगों को हमने सेल्फ सफिशेंट बनाया, लोगों को जेबों में पैसा डाला और गांव की इकानमी मोबिलाइज हुई। उससे मजदूर का काम भी चला, बेसन मिस्त्री का भी चला, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का भी काम चला, गांव की इकानमी मोबिलाइज हुई है। इन्फ्यूज़ किया पिछली सरकार ने पैसा गांव तक, हर कॉमन आदमी तक। इन्होंने उनसे जेब से जो पैसा पिछली सरकारों ने डाला था वो छीना, पैसा निकला। फिर आप कहते हो आप काम ये कितनी एम्प्लॉयमेंट मोदी जी ने देश में दी है? मुझे आंकड़ा सरकारी और गैर सरकारी बताएं, आज तक उस पर चर्चा नहीं करते, ना आंकड़े देते हैं। आंकड़े आपने रोक लिए हैं कानूनी तौर। स्टेट के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है? पहले कहते थे महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब आपको रोकते हैं। आप 8 साल से आपका एलजी बैठा हुआ है, आपके गवर्नर से उठा के आपने एलजी बना दी है। केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की अध्ययन सरकार है, सरकार उनकी बरदुआएं लगेंगी, ये ध्वस्त हो जाएगी सरकार, मत आप कहें। और अरे मोदी जी अपने आप को अच्छा समझते हैं, वो देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, इन युवाओं के भी प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने बड़े शौक से उनको वोट डाला और उनका सोशल मीडिया में प्रचार किया। आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में युवा है। पूरे शहर में होर्डिंग्स लग चुकी है कि 1000 स्क्वायर फीट से जो कम घर होंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर टैक्स लगेगा। 40% आबादी है, उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक, सरकार ही लोगों को दर्द दे के खुश रहती है। ये टैक्स देने वाली सरकार है। ये सरकार, इसको टैक्स नहीं है, टैक्स टेररिज्म कहें तो मैं ना सही शब्दों। किस बात पे टैक्स नहीं ली? रोटी पे टैक्स आपने लगा दिया, ढाबे पे खाने पे टैक्स आप ले रहे हो, आप टोल पोस्ट पे टैक्स ले रहे हो, रेते बजरी पे आप भारी टैक्स और डंडे मार रहे हो जहाँ के ट्रैक्टर ट्राली ओनर को, टिपर ओनर को। आप इसके अलावा चले जाएं, आप अपने पेट्रोल डीजल पे टैक्स, रोड पे टैक्स, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में टैक्स आपने डबल और ट्रिपल कर दिया। तो 3 प्रकार के टैक्स लोगों से आप वसूल कर रहे हो एक ही पर्पज़ के लिए, एक पर्पज़ के लिए, एक मोटिव के लिए आप 3 किस्म के टैक्स ला रहे हो। आप जब ये कंस्ट्रक्शन होती है, आप लैंड की सेल परचेज पे आप टैक्स लेते हो, हैवी टैक्स 7% है, ठीक। उसके बाद जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, रेते बजरी पर टैक्स है आपका, ईंट पर आपका टैक्स है, जीएसटी लगा है। पहले 5% था, अब 12% ब्रिक पे आप टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आपका लेबर पे भी आप टैक्स यूज़ कर रहे हो। आपने कंस्ट्रक्शन के हर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आपने हैवी टैक्स आपने लगाया, रेट आपने डबल की है, उसमें भी टैक्स ले रहे हो। जब वो बिल्डिंग बनाएगा, आदमी को लोन लेके लेता है, हाउसिंग लोन लेके बना रहे हैं एम्प्लॉय, जब कोई अपने जीवन भर की कुंजी लगा के वो बनाता है, उस पर भी आप टैक्स लगाओगे तो किस तरीके से लोगों को आप मारोगे? आप तो जुल्म कर रहे हो। लेकिन ये तो लगातार भाजपा की बात करें, प्रधानमंत्री की करें, वो कहते हैं कि जन विरोधी नहीं जनहित नीतियां हैं। और अब भी भाजपा जो प्रचार करेगी प्रधानमंत्री के नाम पर करेगी, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार की जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई हैं, तो अभी भी प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र होगा और 50+ आंकड़ा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा होगा। इनके कहने और कथनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं 2-3 चीज़ें आपको ये कहना चाहूँगा, बड़े दुख से और भारी मन से कहना पड़ रहा है। आपने मुझे पता, इनको पूछना कितनी नौकरियां आपने दी हैं युवाओं को। मैं अपने पहाड़ी क्षेत्र के टूर में पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा हूँ
और मैं देखता हूँ MA BEd MPhil बच्चे करके और पल्लेदारी बोझ उठा रहे हैं। साल 2024 चुनावी साल है और लगातार लोकसभा चुनाव के लिए तैयारियों में भाजपा जुट चुकी है, वो विपक्ष के नेता जुट चुके हैं। लेकिन एक लंबा समय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर में स्थायी व स्थिर सरकार नहीं है, कभी राज्यपाल का शासन, कभी उपराज्यपाल का शासन। लेकिन आम जनता से लेकर राजनीतिक चेहरे एक ही मांग कर रहे हैं कि आखिरकार चुनाव आयोग जो है जम्मू कश्मीर में चुनाव कब करवाएगा। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर मनोहर लाल जी हैं, जो पूर्व में मंत्री भी रहे और लगातार अपने इलाके के लोगों की आवाज़ भी बनते रहे। मनोहर जी, सबसे पहले आपसे एक सवाल करना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक जीवन जो है वो सबके समक्ष एक आईना है, तस्वीर बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन अभी राजनीति किस प्रकार कर रहे हैं? देखिए, मेरे जो राजनीति बलावर विधानसभा के जो लोग जिन्होंने मुझे ये पहचान दी है, जो कहीं भी हूँ, चाहे 2 इलेक्शन मैंने जीते हैं, 1 इलेक्शन मैंने हारा है, मेरे बलावर विधानसभा के लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इज्जत दी है, मान दिया है, सम्मान दिया है और उनके लिए मैं काम करता रहा हूँ, आज भी करता रहा हूँ और करता रहूँगा। जहाँ तक मेरी राजनीतिक सोच की बात है, मैं एक सेकुलर सोच रख के ही ना प्रदेश और जम्मू कश्मीर और देश की राजनीति में एक अंडरस्टैंडिंग रखता हूँ। मेरे हर इशू में, हर मामले में मुझे मेरे विज़न क्लियर है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रही है। चाहे मैं पहला विधानसभा का चुनाव में इंडिपेंडेंट तौर पर लड़ा था और लोगों ने मुझे वहाँ से कामयाब करवाया, और दूसरा कांग्रेस पार्टी के मैंडेट से लड़ा है, और थर्ड भी मैंने उससे लड़ा है जो मैंने हारा हूँ। मैं रनर अप रहा हूँ दूसरे, और काफ़ी दोनों चुनाव से भी ज़्यादा अक्सर इसमें वोट लेने के बाद भी मैं डिफीट आपने कहा कि पहले इंडिपेंडेंट फिर कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस के बाद DAP डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, लेकिन अब कहाँ? देखो, एक बात मैं आपको बताता हूँ, DAP ही भी एक कांग्रेस का ही रूप है। जो गुलाम नबी आज़ाद साहब बड़े नेता हैं और देश की राजनीति में एक बड़ा लंबा उनका कैरियर रहा है। देश और प्रदेश के अंदर भी उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जो 2-2.25 साल काम की है, उसकी प्रशंसा जितनी भी हम करें उनके काम होगी। एक मैन ऑफ कमिटमेंट है और उन्होंने काम किया है, उस काम को कभी जुटला नहीं सकता। ठीक है, कई बार राजनीति में रास्ते अलग हो जाते हैं, क्या मजबूरी रही, किसने किया, वो आपको सब मालूम है, उसमें बार बार चर्चा करना भी मुनासिब नहीं होगा। मगर मैं उनको एक अच्छा लीडर समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी बने, अगर लोगों को बेहतर एक अल्टरनेटिव विकल्प दे सकते हैं। चुनाव आते आते मनोहर जी वापस उसी राह पर चलेंगे? देखो, चुनाव मैं क्लियर आपको कहूँगा, मेरी जो दिशा है, जो राजनीति में मेरा जो काम करने का एक तरीका है, एक सेकुलर सोच रख के और सबके लिए मैं काम करता हूँ। मैं विधानसभा के चुनाव के बाद कभी मैं ये नहीं कहा किसी को कि आप फलानी पार्टी से हो, आपने मुझे वोट किया या नहीं दिया, आप फलाने धर्म से हो, फलानी जाति से हो, आप भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, NC से हो, PDP से हो या पैंथर से हो, BSP। मेरे पास जो भी आता था बतौर मंत्री, बतौर MLA, मैंने सभी के लिए काम करने का प्रयास किया। हाँ, मजबूरी रहती है सरकार में, हर काम 100% नहीं पूरा हो पा सकता, मगर जो मेरी पेस रही है काम करने की, आप देखिए इलाके में जाके कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां मैंने 2-2, 3-3 रोड्स मैंने शुरू नहीं की थी। पानी बिजली के प्रोजेक्ट किए, एम्प्लॉयमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी, युवाओं को काम करने के लिए हम बड़े दिल से, खुले दिल से काम करते रहे हैं। इसलिए मेरे ये कन्फ्यूज़न नहीं है। ठीक है, राजनीति में देश को चलाने के लिए संगठन और पार्टी का एक अहम रोल रहता है, और ज़रूरी नहीं है कि किसी पार्टी में रह के आप सेवा कर सकते हो। यानी आप चुनावी मैदान में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी उतर सकते हैं? हम तो बिल्कुल, मैंने पहले भी लड़ा है और आगे भी ऐसा हो सकता है, मगर अभी मैं अपने लोगों के बीच जा रहा हूँ, लोगों से कंसल्टेशन हो रही है। पहले मुख्य मुद्दे जो हैं लोगों के, मतलब चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, इतना मैंने नहीं रखता मेरे लिए, बाकियों के लिए अपनी सोच होगी। मैं चाहता हूँ लोगों के सफरिंग्स को कैसे हम एड्रेस कर सकते हैं, उन सफरिंग्स को हम अंडरस्टैंड करें, लोगों को क्या दिक्कतें हैं, आम आदमी क्या सोचता है,
सरकार से क्या अपेक्षा रखता है, सरकार किस तरीके से उसकी मदद कर सकती है। आम व्यक्ति को जूत की बात सुने, मातृशक्ति की बात सुने, किसानों की बात सुने, व्यापारी वर्ग की बात सुने, मजदूर की सुने, रेडी फेडी वाले की बात सुने, छोटे ना उद्योग के जो काम करते हैं जो उनको बात सुने, आर्टिशन की बात सुने कि वो सरकार से क्या रखता है। क्या लगता है सुना जा रहा है या नहीं? देखो वो सुना जा रहा तो हालात क्या होते हैं। मैं ये कहता हूँ आज़ाद भारत के इतिहास में इतनी जन विरोधी नीतियाँ अडाप्ट करके कोई आज सरकार आई है तो मौजूदा सरकार है। चाहे वो जम्मू कश्मीर के हालात जो उन्होंने बनाए हैं, जहाँ स्टेट का दर्जा, लोग आगे बढ़ते हैं, हर व्यक्ति की उम्मीद होती है मैं एक स्टेप आगे बढ़ूँ। सरकारें इसलिए होती है, प्रमोशन होती है, हमें पीछे आए हैं और इस पीछे आने में भाजपा और इस मौजूदा सरकार का ही निर्णय है। और अगर आप चुनावी मैदान में उतरते हैं, चाहे निर्दलीय उम्मीदवार हो या किसी पार्टी के साथ, तो कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें होंगी जो जनता के दरवाजे तक जाकर आप दस्तक देंगे? तो सबसे बड़ी बात है जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिले, ये स्टेट लेवल में, और एम्प्लॉयमेंट और लैंड में लोगों के जो हक हैं वो रहें, उनसे कानूनी तौर पर उनकी प्रोटेक्शन लोगों की रहे। कि जम्मू कश्मीर एक स्टेट है जहाँ 75% के करीब नाम फॉरेस्ट लैंड है, बिल्कुल छोटी सी लैंड है जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी और कमर्शियल एक्टिविटी, रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बन सकता है। तो अल्टीमेटली लोग सरकारी नौकरी पर निर्भर करते हैं और छोटा मोटा बिजनेस जो पॉइंट है उसमें, इंडस्ट्री उस लेवल पे जो सरकार ने भी वादा किया था उस पर नहीं आगे बढ़ सकी। जो पहले इंडस्ट्री थी वो भी लग खत्म होती जा रही है। तो हम सबसे बड़ी रहेगी एम्प्लॉयमेंट, जहाँ के लिए स्टेट के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट मिले, लैंड में लोगों को अपने हक मिले, और जो भ्रष्टाचार इस वक्त ओपन हर काम पर, आपने जो कहा था अब वही जो है उसी तरह की विचारधारा के साथ चले। देखो आज़ाद साहब ने आम आदमी कहता है, केवल आज़ाद साहब ने कहते, आम आदमी। आप किसी गली में खड़े हो, किसी गांव में चले गए, पहाड़ी क्षेत्र में, लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले स्टेट का दर्जा हो, हमारी द्वारा चुनी की सरकार फैसले करे, हमारे दिक्कतों को अंडरस्टैंड करे, उस पर कानून बनाए। एक बात एम्प्लॉयमेंट चाहता है आदमी पढ़ा लिखा। दूसरा दिक्कतें क्या हैं? जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो डेवलपमेंट के कार्य हैं तेज़ी से आगे बढ़े, उसमें लोगों की भागीदारी हो। हर काम अब यूपी बाहर से ला के कंट्रैक्टर वहाँ से आ रहे हैं, नौकरियाँ आप उनको दे रहे हैं, इंडस्ट्री यूनिट अब उनको दे रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के लोगों को तो दे थोड़े रहे हैं। आपने 370 के बाद जहाँ से एक चीज़ ही नहीं है, जहाँ से रेता बजरी आप जहाँ से ले गए, वाइन ट्रेडर से वाइन का जो लाइसेंस आपने छीन लिए, उनको बेरोजगार कर दिया। आपने टोल पोस्ट बाहर के लोगों को दे दिया, हालांकि यूटी में कहीं भी टोल पोस्ट नहीं होते हैं। मुझे भाजपा वाले बताएं, मैं इनसे डिबेट करने के लिए तैयार हूँ। बड़े से बड़े नेता, नेशनल लेवल के, स्टेट के नेता बताएं कौन सी हिंदुस्तान की यूनियन टेरिटरी है जहां आपने टोल पोस्ट लगाए हैं, टैक्स। आप जो ड्यूटी में बेनिफिट लोगों को देने होते हैं उसमें तो आपने एक नहीं दिया, और जो स्टेट के बेनिफिट थे वो आपने सारे छीन लिए। और जो ड्यूटी के ना लॉज थे जिसमें लोगों को तकलीफ पहुंचती, वो आपने एक करके नाफिज कर दिया। टैक्स का भी बहुत जिक्र हो रहा है और लगातार हम देख रहे हैं पूरे शहर में होर्डिंग्स लग चुकी है कि 1000 स्क्वायर फीट से जो कम घर होंगे उन पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर उपराज्यपाल कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो लोग हैं उन पर टैक्स लगेगा, 40% आबादी है, उनको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, दो बातें कहना चाहता हूँ। एक, सरकार ही लोगों को दर्द दे के खुश रहती है। ये टैक्स देने वाली सरकार है। ये सरकार, इसको टैक्स नहीं है, टैक्स टेररिज्म कहीं तो मैंने सही शब्दों। किस बात पे टैक्स नहीं ली? रोटी पे टैक्स आपने लगा दिया, ढाबे पे खाने पे टैक्स आप ले रहे हो, आप टोल पोस्ट पे टैक्स ले रहे हो, रेते बजरी पे आप भारी टैक्स और डंडे मार रहे हो जहाँ के ट्रैक्टर ट्राली ओनर को, टिपर ओनर को। आप इसके अलावा चले जाएं, आप अपने पेट्रोल डीजल पे टैक्स, रोड पे टैक्स, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन में टैक्स आपने डबल और ट्रिपल कर दिया। तो 3 प्रकार के टैक्स लोगों से आप वसूल कर रहे हो एक ही पर्पज़ के लिए, एक पर्पज़ के लिए, एक मोटिव के लिए आप 3 किस्म के टैक्स ला रहे हो। आप जब ये कंस्ट्रक्शन होती है, आप लैंड की सेल परचेज आप टैक्स लेते हो, हैवी टैक्स 7% है, ठीक। उसके बाद जब बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होता है, रेते बजरी पर टैक्स है आपका,
ईंट पर आपका टैक्स है, जीएसटी लगा है। पहले 5% था, 12% ब्रिक पे आप टैक्स ले रहे हो। उसके बाद आपका लेबर पे भी आप टैक्स यूज़ कर रहे हो। आपने कंस्ट्रक्शन के हर की कंस्ट्रक्शन मटेरियल पे आपने हैवी टैक्स आपने लगाया, रेट आपने डबल की है, उसमें भी टैक्स ले रहे हो। जब वो बिल्डिंग बनाएगा आदमी को लोन लेके लेता है, हाउसिंग लोन लेके बना रहे हैं एम्प्लॉई, जब कोई अपने जीवन भर की कुंजी लगा के वो बनाता है, उस पर भी आप टैक्स लगाओगे तो किस तरीके से लोगों को आप मारोगे? आप तो जुल्म कर रहे हो। लेकिन ये तो लगातार भाजपा की बात करें या प्रधानमंत्री की करें, वो कहते हैं कि जन विरोधी नहीं जनहित नीतियां हैं, और अब भी भाजपा जो प्रचार करेगी प्रधानमंत्री के नाम पर करेगी, चाहे आयुष्मान भारत योजना हो या विभिन्न योजनाएं केंद्र सरकार की जो जम्मू कश्मीर में लागू हुई हैं, तो अभी भी प्रधानमंत्री के नाम का जिक्र होगा और 50+ आंकड़ा उनके द्वारा कहा जा रहा है कि पूरा होगा। इनके कहने और कथनी में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। मैं 2-3 चीज़ें आपको ये कहना चाहूँगा, बड़े दुख से और भारी मन से कहना पड़ रहा है। आपने मुझे पता इनको पूछना कितनी नौकरियां आपने दी हैं युवाओं को। मैं अपने पहाड़ी क्षेत्र के टूर में पिछले 3 महीने से लगातार चल रहा हूँ और मैं देखता हूँ MA BEd MPhil बच्चे करके और पल्लेदारी बोझ उठा रहे हैं मंडियों में, आलू की मंडी है, मजदूर का काम करें। एक समय था +2 के बच्चे भी हमने रैबरे तालीम टीचर लगा के, डेली बेजर लगा के, NRH में प्लेस करके रैबरे ग्रेजुएट जो थे एग्रीकल्चर के सब रैबरे ज़राअत में भर्ती करके एम्प्लॉय दिए थे। लोगों को हमने सेल्फ सफिशेंट बनाया, लोगों को जेबों में पैसा डाला और गांव की इकानमी मोबिलाइज हुई। उससे मजदूर का काम भी चला, बेसन मिस्त्री का भी चला, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का भी काम चला, गांव की इकानमी मोबिलाइज हुई है। इन्फ्यूज़ किया पिछली सरकार ने पैसा गांव तक, हर कॉमन आदमी तक। इन्होंने उनसे जेब से जो पैसा पिछली सरकारों ने डाला था वो छीना, पैसा निकला। फिर आप कहते हो आप काम ये कितनी एम्प्लॉयमेंट मोदी जी ने देश में दी है? मुझे आंकड़ा सरकारी और गैर सरकारी बताएं, आज तक उस पर चर्चा नहीं करते, ना आंकड़े देते हैं। आंकड़े आपने रोक लिए हैं कानूनी तौर। स्टेट के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट दी है? पहले कहते थे महबूबा मुफ्ती और मुफ्ती साहब आपको रोकते हैं। आप 8 साल से आपका LG बैठा हुआ है, आपके गवर्नर से उठा के आपने LG बना दी है। केंद्र सरकार के होम मिनिस्ट्री की अध्ययन सरकार है। कितनी पुलिस की भर्तियाँ आपने की हैं, कितनी आर्मी की भर्ती है, CRP BSF। 4 साल की नौकरी आप अग्निवीर की दे रहे हो। देश की सुरक्षा में भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। जो 4 साल के लिए जाएगा, रोजी रोटी के लिए जाएगा, देश की सुरक्षा करेगा, 1 साल ट्रेनिंग पीरियड निकलेगा और 2 साल के अंदर वो अपना आप एडजस्ट नहीं करेगा और उसके बाद उसके घर आने की चिंता हो जाएगी। तो आप शोषण कर रहे हो युवाओं का, आप देश की वर्किंग क्लास की एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हो, खून चूस रहे हो टैक्सों के जरिए, बेरोजगार बना के, और उनके का ज़्यादा काम लेके कम उनका मेहनताना दे रहे हैं। 12 घंटे आपने 8 घंटे से, मेरी बात सुन लीजिए आप, 8 घंटे से आपने इंडस्ट्री में 12 घंटे कर ली, ओवर टाइम आपने नहीं देना। मिनिमम बेसिस एक्ट आपका जहाँ लगता नहीं। अभी भी आप, मैं देखता हूँ मेरे पास फॉरेस्ट के एम्प्लॉई आए थे, मेरे पास सोशल फॉरेस्ट्री के आए थे। वो कहते हैं अभी पहले हमें मिलता था 9,000, अब हम इन्होंने कम कर दिया, अब 5 दिन वो काट लेते हैं उनको, तो आप उनको वहाँ से सैलरी भी कम देते हो। तो रेगुलर आए पिछले 20 साल से आपने नहीं किया। तो आप एक सोचे समझे तरीके से जो पैसा एम्प्लॉइज़ को जाना था, एडमिनिस्ट्रेटिव जो चीज़ें थी, उसमें आप पैसा बचा के और अपने दोस्तों की मदद करना चाहते हो। लोगों को, अरे पैसा लोगों में बांटा जाता था, लोगों में बांटे को खरात नहीं देते थे, एम्प्लॉई रख के उनको उनसे काम लेते थे। सरकारी काम होता है, टीचर था पढ़ाता। आज मैंने टूर किया, मैं दुख होता है, मुडून पंचायत, देवता पंचायत, अपर तारडुगनू और इसका लोअर तारडुगनू, अब कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ टीचर की कमी नहीं है। 150 बच्चा है, एक टीचर पढ़ा रहा है, वो डेली की इनकी डाक ही लेता जाता है। इनके इतने प्रोग्राम है स्कूल में, कभी फ़ोटो सेशन करो, कभी वीडियो में डालो, एक्टिविटी करते हैं और पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं। बच्चे टोटली ना वो कर दिए हैं, डिस्टर्ब कर दिए हैं। आप देखें, मैं ऐसे स्कूल थे, मेरे पास एक स्कूल थिंगन आया, वहाँ 70 बच्चे हैं, टीचर एक है। एक स्कूल में गया, 150 बच्चा है, मिडिल स्कूल है और 2 टीचर हैं। हाई स्कूल है देवता, 4 या 6 टीचर हैं, 200 के करीब बच्चा है। वो इस तरीके से बघाली मिडिल स्कूल है, 100 से ऊपर बच्चा है, टीचर 2 है।
ऐसे ही क्या नाम इतने स्कूल मैंने देखे, हर जगह स्कूलों की क्या नाम टीचर्स की कमी है। उसमें एक कनोड़ी स्कूल पढ़ता है रोडलू और टॉप ये नाम अपर रिचिस में, जहाँ माता दौला माता के रास्ते में जाते हैं वहाँ स्कूल, उस स्कूल में 70 के करीब बच्चे हैं और एक टीचर है। मनोज जी, इनका विकल्प किसको देखते हैं? कि ये तो आप कह रहे हैं कि इन्होंने पूरा आंकड़ा आपने गिना दिया कि बेरोजगारी बढ़ी है इनके दौर में, महंगाई बढ़ी है और रोजगार नहीं मिला है, लेकिन इनका विकल्प क्या? इनके 50+ आंकड़े का या प्रधानमंत्री के चेहरे का विकल्प क्या जम्मू कश्मीर? देखो, विकल्प चेहरे से कुछ नहीं बनता है। चेहरा कोई आदमी बहुत खूबसूरत है, सुंदर है, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लंबी लंबी बातें फेंकते हैं, उससे देश के लोगों का अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट में भी चुनाव हुए, वहां पर भी उससे लोगों के जीवन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। लोगों का जीवन बदलेगा, बेहतर होगा, लोगों की लाइफ कंफर्टेबल होगी, प्रॉस्पेरस होगी। उनको हम काम देना पड़ेगा, उनको हम रोजगार देंगे, उनको बेटर बेसिक एम्यूनिटीज़ देंगे। अभी भी 30-30 किलोमीटर, आप कहते हो 10 साल से, आप 9 साल से बैठे हो, हमें तो 100 गाली देते थे। 30 किलोमीटर है देवता पंचायत, अभी तक कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं है, कोई नाला भी नहीं पे, कोई ब्रिज नहीं है। अभी भी बहुत से बुजुर्ग, बहुत सी महिला बच्चों को जन्म देने से पहले दम तोड़ देती हैं। बच्चा भी इस दुनिया संसार के नहीं देख पाता और उसकी माँ भी इस जीवन से चली जाती है। कौन जिम्मेवार है? आप प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना का क्या है? आप पुरानी रोड्स को अपग्रेड कर रहे हो। जो विलेज अनकनेक्टेड है, 4000 पॉपुलेशन है देवताओं की, 3000 आपका कुंड की पॉपुलेशन है, बहुत से और विलेज हैं, मैं तो 2 बता रहा हूँ। और 9 मडून का है, मेरे टाइम में DPR बनी है, काम शुरू हुआ, फिर 3 रोड्स मैंने शुरू की हैं, मेरे जाने के बाद 1 इंच में नहीं बढ़ी है। 9 साल से मैं पावर से बाहर हूँ। तो मडून की पॉपुलेशन है 4000 से प्लस। आप बताइए ना, उस एरिया में कोई हाई सेकेंडरी स्कूल है देवता, ना बच्चियाँ भी नहीं जा सकती, और जंगली एरिया है, पहाड़ी थिक फॉरेस्ट है। अब रोड आप नहीं देते हो, स्कूल आप नहीं देते हो, हेल्थ व्यवस्था आप नहीं देते हो, डिस्पेंसरी आप नहीं देते हो, रोजगार आप नहीं दे रहे हो, तो लोगों का जीवन कैसे बदलेगा? मैं तो बहुत खूबसूरत हूँ, मैंने अच्छी जैकेट डाली है, तिलक भी लगाया, उससे तो किसी का जीवन में फ़र्क नहीं पड़ना पड़ा। जीवन में फ़र्क पड़ेगा, उनको आप क्या मदद कर पाते हो? सरकारें होती हैं लोगों की मदद देने, लोगों को रोजगार दें, काम कारोबार दें, बेसिक कम्युनिटी दें, अच्छी हेल्थ व्यवस्था दें, अच्छी एजुकेशन दें, डोर स्टेप पे इंसाफ दें। वो ऊपर से आपके फैसले हैं, टैक्स पे टैक्स आप नाफिज करते जा रहे हो, लोगों का खून चूसना चाहते हो। लाएँ आप टैक्स, मैंने कहता भाई एक प्रकार से आपने वादा किया था 2014 में, नहीं, 1 नेशन 1 टैक्स, एक टैक्स प्रणाली होगी पूरी दुनिया देश में। आप 20 प्रकार का टैक्स, टोल पोस्ट कैसे ले रहे हो टैक्स, खाने पे आप टैक्स ले रहे हो, आप प्रॉपर्टी टैक्स आप लगाओगे, लैंड पे टैक्स लगाओगे, मकान में टैक्स लगाओगे, आप खून चूस लोगे लोगों को। दिया क्या आपने? आप बताएं 10 साल में किस, हर घर में सर्वे कीजिए। मैं डिबेट करता हूँ भाजपा से, और जुबान से भी मेरी व्यापारी वर्ग से भी अपील है, मजदूर किसानों से अपील है, कभी अध्ययन कीजिए 2014 से पहले आपकी इनकम क्या थी सरकार और आज क्या है। आपने एक भी इरिगेशन का प्रोजेक्ट जम्मू में नहीं किया, बलावर की बात छोड़ दो। एक रिपोर्ट केंद्र सरकार ने जारी की है और उस एजेंसी के माध्यम से कहा जा रहा है कि प्रति व्यक्ति आय जो है वो 8 गुना बढ़ी है 2014 के बाद। ये कितना सही लगता है आपको? आपके पास आंकड़े हैं, मशीनी जो मर्जी आप लिखे। आपने 2021 में सेंसिस आपने नहीं कराया, पता चलता भी क्या कहाँ प्रति व्यक्ति आय बढ़ी नहीं है, कम हुई है। आप घर प्रैक्टिकली गाँव जाके देखें, जिस घर का किचन का, मुझे एक फैमिली रात को टेलीफोन कर रहे थे, कहते हम पहले घर का जो राशन लगभग 1400 में डालते थे और महीना हमारा गुजारा हो जाता था। आप कहता 4500 में डालते हैं फिर भी पूरा नहीं होता, फिर लास्ट 5-7 दिन में हमारे पास पैसा नहीं होता और राशन ख़त्म हुआ। बजट इतना डाउन, मगर 14 और 4500 लगा ले, आपको कहाँ 4 गुना से ऊपर आप रेट बढ़ गए हैं। आय में आपने, चलो एम्प्लॉइज़ को थोड़ी सी सैलरी का हुआ है, 7th पे कमीशन, आम आदमी को, किसान को क्या दिया आपने? मजदूर को आपने क्या दिया? किसान का आलू अब 6 रुपये में, 4 रुपये में रुल रहा है, 3 रुपये में, 2 रुपये में रुल रहा है आलू। जा किसान की जब फसल पैदा होती है, आपको मार्केट नहीं होती, रेट आप नहीं देते हो उसको, तो आम आदमी को नहीं फ़ायदा हो रहा है। जो मझला तबका है,
दलाल है, बड़े उद्योगपति हैं, उनको फ़ायदा आप कर रहे हैं, तभी उनकी इनकम कोरोना में भी अरबों करोड़ पे बढ़ी। जो 600 नंबर पर थे वो आज नंबर 1 और 2 में खड़े हैं। तो आप मदद चंद फैमिलियों को कर रहे हो, आम आदमी से पैसा खींच के। सर, एप्टेक कंपनी को एक बार फिर से टेंडर दिया गया है और रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात की जा रही है, तो कितना सही है, क्योंकि इस पे विरोध के सुर बुलंद हो रहे हैं युवाओं के। देखो, एप्टेक एक ऐसी कंपनी है जो ऑलरेडी 8 स्टेट में उसको ब्लैक लिस्टेड किया है, और 2-3 तो मेजर ऐसी स्टेट्स हैं जहां बीजेपी रूल्ड है। उत्तर प्रदेश ने इसको पुलिस की भर्ती में इसको ब्लैक लिस्टेड किया, आपके असम ने किया, वहाँ भी भाजपा की सरकार है। तो मुझे समझ नहीं आती, जहाँ एसआई की भर्ती में ऑलरेडी जो कंपनी है उसने पेपर लीक किया और 25-25 लाख से लोगों को पेपर सेल हुआ ओपन मार्केट में, तो इतना नंगा नाचा गया। आप उसकी दोबारा उसी सिलेक्शन में आप अकाउंट असिस्टेंट में भी उसने क्या किया, दोबारा आप उसी को काम देते हो, फिर लोग जाते हैं और हाई कोर्ट से स्टे लाते हैं, उसके बावजूद भी आप सरकार और ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी ब्लैक लिस्ट कंपनी की वकालत करती है, उसको सपोर्ट करती है हाई कोर्ट में, और स्टे को विकेट कराती है और एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। तो आया रोज़ पेपर लीक का एक फैशन बन गया जम्मू कश्मीर में, जो भी कभी हमने सुना नहीं था। सुबह सुबह मुझे बच्चे टेलीफोन कर रहे थे, जेके बोर्ड का 10th का पेपर ना वायरल हुआ है, 10th का इस रूटीन एग्ज़ाम जो कभी यूपी बिहार में हम सुना करते थे 20 साल पहले ये चीज़ें होती थी, 10 साल पहले। अब वही पैटर्न जम्मू कश्मीर में आपने लाया। आपने पिछली सरकार को जम के गोसा भाजपा ने कि भ्रष्टाचार है, भाई भतीजावाद है, करप्शन हुई है जे। तो आप जब से आए हो 2014 में एक भी लिस्ट फाइनल नहीं कर पाए। मुझे बताओ, आपने फायर सर्विस का निकाला, हमने उस वक्त भी उस पर सवाल उठाए। आपने 3 साल के बाद जागे आप कुंभकर्ण के लिए, अब आप कहते हो उसको कैंसिल करके और वो करना है। कौन रेसिडेंट की लिस्ट फाइनल की, उसको आपने कैंसिल किया। बॉर्डर की पुलिस की भर्ती आपने की, 15 दिन पहले लिस्ट निकालते हो, उसको आप कैंसिल कर देते हो। आपने एसआई की आपसे कंप्लीट नहीं हुई, उसमें आप पहले 25-25 लाख में पेपर बिका, उस भी इंक्वायरी आप ने पकड़ी, और पीछे देखते नहीं हो है कौन है। इसमें पॉलिटिकल हाथ है। मुझे लगता है पूरी भाजपा मुलव्वस है इसमें, ये जो कर रही है। और एक नौजवान फ्रस्ट्रेशन में है, पढ़े लिखे बच्चे इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, मेरिटोरियस बच्चे हैं, 3-3, 4-4 साल से कोचिंग सेंटर में बैठे हुए हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं, और जाकर एग्ज़ाम कोई फाइनल आता ही नहीं, कोई भी इनकी लिस्ट लॉजिक कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। ये अन्याय नहीं है, घोर अन्याय है। और मुझे लगता है इन युवाओं का पाप लगेगा सरकार, उनकी बरदुआएं लगेंगी, ये ध्वस्त हो जाएगी सरकार, मत आप कहें। और अरे मोदी जी अपने आप को अच्छा समझते हैं, और देश के सबके प्रधानमंत्री हैं, इन युवाओं के भी प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने बड़े शौक से उनको वोट डाला और उनका सोशल मीडिया में प्रचार किया। आज सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में युवा है, सबसे बुरी हालत में है नौजवान, पढ़ लिख के भी, और मंडियों में मजदूरी नहीं मिल रही उनको, बोझ उठा रहे हैं एमफिल और पीएचडी करके बच्चे, और एमए बीएड और करके गांव के दूर दराज के एरिया में जहां नौकरी बड़ी आसानी से मिलती थी। 20% जम्मू कश्मीर की सरकार में उनका आरबीए बैकवर्ड एरिया का कोटा होता था, तो मैक्सिमम बच्चे वहाँ कोई अनएम्प्लॉयड नहीं मिलता था। तो ये अन्याय है। मैं सरकार को फिर कहना चाहूँगा, ऐसी ब्लैक लिस्ट कंपनियों को बाहर करें। क्यों है, आपको क्या मजबूरी है? क्यों भाई, देश के अंदर ढेर सारी ऐसी कंपनी है जो साफ सुथरे तरीके से काम कर रही है, उनको लाएं आप, एक निष्पक्ष टेंडर करें, टेंडर प्रक्रिया में भी आप उनकी मदद करते हो। ब्लैक लिस्ट की जो क्लास थी वो अपने इनको इस कंपनी को देने के लिए पहले डिलीट कर दी उसमें। तो कहीं ना कहीं आपकी जो हम आपकी उसमें मंशा बशाक नहीं करते, तो आपका जो इसमें स्टैंड है, चाहे हाई कोर्ट में आपने जो स्टैंड लिया, चाहे ब्लैक लिस्टेड कंपनी की क्लास टेंडर में आपने अमिट की है, तो कहीं ना कहीं लगता है भी आज पर्टिकुलर कंपनी को फेवर करके और युवाओं को साथ आप धोखा करना चाहते हो। और युवाओं से भी मेरी अपील है, आप समझिए सरकार का डिज़ाइन क्या है, या रोज़गार नहीं देना चाहती। मैं इसको 2 प्रकार से देखता हूँ। एक तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी करके युवाओं से पैसा लूटना चाहते हैं और सिलेक्शन को डिले करना चाहते हैं। दूसरा ये चाहते हैं नौकरी देना नहीं चाहते।
एक आती इसमें फंसे रहें कोर्ट में, इंक्वायरी में, जब ताकि नौजवानों का टाइम निकल जाए और ओवरेज हो जाए। हम इतने टाइम का पैसा जो है उनकी सैलरी का रेवेन्यू बचा के हम और अपने लोगों को मदद करें। तो ये नंगे हो गए, आम आदमी समझ रहा है, युवा समझ रहा है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं युवाओं को और उनके पेरेंट्स को, माता पिताओं से भी अपील करना चाहता हूँ, इनका झूठा जो प्रचार है इससे बाहर निकलीजिए। हिंदुत्व का जो प्रचार करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। हम सब हिंदू हैं, इस देश में 82% से ऊपर हिंदुओं की पॉपुलेशन है। हम लोग सब इस देश में कई समय से रहते आ रहे हैं, आज भी है, रहेंगे। हिंदुओं को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना दूसरों को हिंदुओं से डरने की ज़रूरत है। देश सबका है, हम मिलजुल के इस देश को आगे लेना चाहते हैं और देश की बेहतरी चाहते हैं। जहाँ को युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं का भविष्य है उज्जवल चाहते हैं, उज्जवल तभी बनेगा उनको पूरी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, उनको वो प्लेटफार्म मिलेगा। सरकार उसमें एक रोड़ा है, ये मौजूदा सरकार उसमें अड़कल है और उनको फ्यूचर को अंधकार में बदलने का काम कर रहे हैं। चाहे वो ड्रग्स माफिया को प्रमोट करके, जो बच्चे डिप्रेशन है उनको ड्रग्स की तरफ लगा रहे हैं और सरकार उस पर चर्चा। साफ तौर पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा आरोप है कि जनता ने तो आपको टैक्स के माध्यम से पैसा दिया, लेकिन जनता को क्या आपने रोजगार दिए, बहुत बड़ा प्रश्न उठाया जा रहा है। और लगातार जो है जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं तो घोटाले ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सरकारी नौकरियों में, और नौकरियाँ जो है वो कम नज़र आ रही हैं।